बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। सबसे पहले तो मसीही बरादरी को बहुत बहुत मुबारकबाद क्रिसमस की। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अक़लियतों को बराबर के हुकूक मिलते हैं। हमारे आइन में उनका हक है। मसीही बरादरी जो कि पाकिस्तान के अंदर खुश और खुरम तरीके से इस कोरोना के दौर में भी मना रही है अपना आज क्रिसमस। सबसे पहले तो हम तहे दिल से उनको क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं और उनको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान में जिसके झंडे में सफ़ेद रंग माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पर बिल्कुल महफूज है और आइन के मुताबिक उन्हें पूरे हुकूक मिलेंगे। और पूरी दुनिया को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे नहीं हैं जहाँ पर अक़लियतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है। पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ बराबरी की सतह पर पूरे हुकूक दिए जाते हैं। और आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर यौमे पैदाइश है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, वो कायद जिनकी वजह से आज हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। वो 14 निकात जो हमें पढ़ाए जाते हैं किताबों में, मुताला पाकिस्तान में, जिसके मुताबिक पाकिस्तान हमें हासिल किया गया। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम के नाम पर ये इस्लामिक कला हासिल किया गया। क्या इस्लामिक कला आज भी इस्लामी उसूलों के मुताबिक, उस सुनहरे उसूलों के मुताबिक जो हासिल किया गया है, क्या हम उसी विजन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं जो कायदे आज़म हमसे चाहते थे? पाकिस्तान आज सिर्फ हम कायदे आज़म के यौम पैदाइश पर सिर्फ सबको पता है कि हमें छुट्टी मिल जाती है, लेकिन कायदे आज़म को याद करने के दिन में हमें यकीनी तौर पर उन तमाम चीज़ों को याद करना चाहिए कि कायदे आज़म ने किस विजन के तहत क्या सोचकर हासिल किया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान को जो तरक्की की राह पर उन्होंने जो जैसा ख्वाब अल्लामा इकबाल ने सोचा था और जिसकी ताबीर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की, क्या आज हम उस ताबीर को आगे लेकर चले हैं? क्या पाकिस्तान उसी राह पर गामजन है? आज इसी मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इसके अलावा रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं लतीफ़ खोसा साहब आपकी जानिब आती हूँ। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सबसे पहले तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर कायदे आज़म को किन अल्फाज में याद करेंगे आप? और दूसरा ये कि कायदे आज़म ने जो ख्वाब सोचा था कि आज हम उसी राह पर चल रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक इतनी जय्यद और हमागीर शख्सियत थी कि मैं नहीं समझता कि उनका सानी कोई कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में आपको मिलते हैं। उन्होंने यानी यकता जो जद्दोजहद की और मुसलमानान हिंद को जिस अंदाज से जो बिखरे हुए थे तमाम जानिब से, उनको इकट्ठा किया और उनको इकट्ठा करके एक ऐसी जो है उन्होंने मूवमेंट चलाई, एक ऐसी तहरीक चलाई जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती है। बिना कोई तशद्दुद किए, बिना गोली चलाए, बिना जेलें भरे, बिना जो है उन्होंने किसी अजियत और कर्ब में मुसलमानान को डाले बिना उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है मुस्लिम रियासत, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम रियासत को वजूद में लाए। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम किया है वो एक फ़कीदुल मिसाल है। और अगर उनका ये कॉल देखें, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये तीन अल्फाज जो हैं ये अपने अंदर एक ऐसा जामे, एक ऐसा रखते हैं कि अगर हम यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन इन तीनों चीज़ों को मजबूती से थाम ले तो यकीन कीजिएगा कि दुनिया की कोई ताकत हमें जो है वो जेर नहीं कर सकती। खोसा साहब, बाय प्रोफेशन आप खुद भी वकील हैं और कायदे आज़म एक वकील की वजह से ही हमें यह पाकिस्तान भी नसीब हुआ है और आप भी वकालत के पेशे से वाबस्ता है। तो मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा वाकया जो आपने पढ़ा हो उनकी ज़िंदगी का या उनके वकालत दौर का, कोई ऐसा हमारे नाजरीन से प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए, वकालत की तो उनकी जो मिसालें हैं वो भी आप अगर AIR देख लीजिएगा, जो ऑल इंडिया रिपोर्ट्स हैं जो कानून के जरीदों में छपी हुई हैं, तो उसमें भी जिस अंदाज से उन्होंने जो मुकदमात को नबुर्द आज़मा किया, मुकदमात लड़े हैं, उनकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। मसलन आप देखें कि उन्होंने हमेशा सदाकत, अमानत और दयानत पर जो है वो अपने मुकदमात को भी रखा है और अपनी सारी ज़िंदगी भी उनकी जो है एक मिसाल है इस चीज़ की। वो कभी उन्होंने लग़्ज़िश नहीं खाई, कभी उन्होंने दरोगगोई से काम नहीं लिया है, कभी उन्होंने किसी को जो है धोखा देने की कोशिश नहीं की है। वो सीधे नाक की सीध पर चले हैं और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ किरदार कशी में जो है एक मुसलमानों को बल्कि क्या सारे हिंदुस्तान को और सारी दुनिया में एक मिसाल कायम की कि आप जो है सीधे रास्ते पर चलते हुए भी अपने
مقصدیت کو، اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں. آپ کو قطعاً جو ہے اس قسم کے دروغ گوئی کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے اور سیدھا چلتے ہیں، بلا خوف و خطر چلتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، جس کو آپ سر نہیں کر سکتے، جس کو آپ عبور نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ کیا وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم کا ویژن تھا، کیا ہم اسی پر چل رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ہم اس منزل سے بہت زیادہ ڈرفٹ کر گئے ہیں. انہیں تو اللہ تعالیٰ نے مہلت نہ دی، 1 سال بعد ہی وہ ان کی ریلت ہو گئی. وہ عارضہ ایسی مرض میں مبتلا تھے کہ ان کے، یعنی دیکھیے کمال ہے کہ ان کے معالج جو تھے انہوں نے اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کیا. اور صحیح طور پر میں خود چانسلر رہا ہوں بطور گورنر کے، اور جب ہم حلف دیتے تھے ان کو جا کے ایڈورڈ میڈیکل کالج یا کسی یونیورسٹی میں جا کر جب ہم ان کو ڈگریاں کنفر کرتے تھے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے دوران پیشہ معالج اپنے مریض کا کوئی کبھی چیز ڈسکلوز نہیں کروں گا. اور انہوں نے نہ ڈسکلوز کر کے پاکستان کو مارد وجود، اگر انگریز کو یا ہندو کو پتہ چل جاتا کہ قائد اعظم ایسی مہلک مرض میں ہے تو یقین کیجئے گا کہ وہ مؤخر کر دیتے اور شاید پاکستان نہ بن پاتا. تو یہ انہوں نے آخری وقت تک، اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک، یعنی اس بیماری کی کیفیت میں جہاں وہ نڈھال ہو جایا کرتے تھے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے پاکستان کی مقصدیت، یہ تھے لائل، یہ تھے کہ پاکستان کو حاصل کرنا ہے. ایسی ہی لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت ہے. میں جمشید اقبال صاحب کی جانب نہیں آؤں گی، لیکن میں رسول بخش رئی صاحب کی جانب پہلے چلتی ہوں. سر، کھوسہ صاحب نے جس طرح سے بیان کیا ہے، کچھ ان کی زندگی سے واقعہ، ان کے پیشے کے حوالے سے اور پاکستان کے ویژن کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم ڈرفٹ ہو چکے ہیں. تو جب قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا تھا تب ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اس پر روشنی ڈالیے گا پلیز. دیکھیں، قائد اعظم کے جو اصول ہیں اور ان کی زندگی ایک نمونہ اور مثال ہے ہمارے لیے. اس سے تو ہم بالکل دور ہیں. ان کا اصول کیا تھے کہ آپ زندگی کا کوئی واضح مقصد سامنے رکھیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماتن اس کوشش میں، لگن میں مصروف رہیں، اور اس راستے میں جو بھی مشکلات ہوں اس سے کوئی صداقت اور امانت اور دیانت کا دامن کبھی آپ نے نہیں چھوڑنا. اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہے، پرامن طریقے سے، آئینی اور قانونی اور جمہوری طریقے سے. انہوں نے یہ چیزیں ہمیں سکھائیں. کیا ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں یا ہمارے دانشور ہیں یا ہمارے تاجر ہیں یا ہمارا عام آدمی ہے، وہ کس حد تک صادق اور امین ہے، کس حد تک حلال کی روزی کھاتا ہے، کس حد تک وہ کسی ایسے ایک ضابطہ حیات کے ساتھ رہتا ہے جس پر اس کا مکمل یقین ہے. جو بھی اس کا ضابطہ حیات، تو میں مذہب کی صرف بات نہیں کر رہا، کہ جو آپ کا فلسفہ حیات ہے، کیا اس کے ساتھ آپ ایک سچائی اور نیک نیتی کے ساتھ آپ رہتے ہیں، یا آپ اندھیروں میں ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا معاشرے ہیں مغرب کے اور مشرق کے بھی اور اسلامی تہذیب سے بھی جو وابستہ معاشرے ماضی میں رہے ہیں، اس سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور ہمارے جو جدت پسند تھنکرز تھے، شاعر تھے، ادیب تھے اس زمانے کے، لیٹ 19 سینچری کے، ارلی 20 سینچری کے، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، یہ لوگ تھے. اس سے پہلے سر سید احمد خان صاحب تھے. وہ جو ایک انلائٹنمنٹ تھی ویسٹ کی، وہ انہوں نے پالی، اس کی روشنی ان کو لگی تھی. اور وہ فلسفے جو جدید تھے ریاست بنانے کے، انسان کے سنوارنے کے، وہ انہوں نے وہ راز پا لیا تھا. اور وہ راز یہ تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی. کوئی معاشرہ تقریروں سے، تحریروں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو. وہ قانون کی حکمرانی اور قانون اور ضابطوں پر عمل کر کے ہی ایک انسان کو ایک ڈسپلن میں رکھا جاتا ہے. ورنہ جو خواہشات ہیں ہماری، اپنے بارے میں توقعات ہیں، اور جس طرح ہماری جبلت میں، ہماری فطرت میں ایک جارحیت ہے اور مفاد پرستی ہے، اس کو روکنے کا تو طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ کی جو
एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है, जो आपकी हुकूमत है, रियासत है, वो कानून पर कायम हो ताकि इंसाफ मुआशरे में मिल सके। लेकिन ये जो फलसफा है कानून का और इंसाफ का, ये सिर्फ अदालतों तक और कानून की किताबों और जरीदों तक महदूद नहीं होना चाहिए। खूबसूरत, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने उसका ताल्लुक कि आप रोजी किस तरह कमाते हैं, आप अगर किसी ओहदे पे हैं तो उस इनफरादी तौर पर भी हमें एतदाल पसंद होना होगा, एहसास जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। बहुत खूबसूरत। मैं चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ। हमें कोई सियासी बहस आज नहीं करनी है और ना ही हमने कोई इस टॉपिक को थोड़ा सियासी बहस की तरफ लेकर जाना है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रिप्रेजेंटेटिव के हट के बतौर पाकिस्तानी, जैसा कायदे आज़म ने विजन के साथ पाकिस्तान को हासिल किया था, जिन कुर्बानियों के साथ, जिन पर रोशनी भी डाली कि सेहत के जो इंतहाई अलील होने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान को हासिल करना है, ज़ाती ज़िंदगी को उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन हमें मुसलमानों को एक अलग मुल्क, आज़ाद मुल्क दे दिया। कहाँ खड़े हैं आज हमने क्या कर दिया इस प्यारे पाकिस्तान के साथ? देखिए, आज हम $2000 पर कैपिटा कम इनकम है, समाजी और मुआशी इंसाफ नहीं है, और 73 ईयर 74 ईयर हो गए, तो इसका कोई ज़िम्मेदार तो है। तो इसका मतलब है कि हम सीधे रास्ते पे नहीं चले। सो इसका आपके सवाल का जवाब तो ये है, बट आगे मैं समझता हूँ कि हम उस तरफ जा रहे हैं। मतलब असूलों की तरफ समाजी और मुआशी इंसाफ इसमें मुआशरे में आना शुरू हो गया, कानून की हुक्मरानी शुरू हो गई। लेकिन मैं उससे पहले ज़रा ये जो बात है ना कायदे आज़म के अचीवमेंट्स, इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। जी प्लीज़। कि कायदे आज़म अगर थोड़ा सा मौरूजी हालात देखें आप 1947 के या 1935-36 से जब तहरीक तेज़ हुई उसके बाद के, तो ये हिंदुस्तान का मुआशरा या इंडो पाक जो इस वक्त हमारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ये दोनों ज़री मुआशरे थे। ज़री मुआशरों में जो लीडरशिप थी वो मजहबी जो क्लर्क था उसके पास थी। मजहबी क्लर्क, और उससे पहले जितनी भी आज़ादी के तरीके भी चली हैं वो मजहबी क्लर्क ने चलाई। सैयद अहमद शहीद की बात कर लें, उससे पहले की बात कर लें, फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की बात कर लें, आप कह लें शौकत अली की बात कर लें, मौलाना ज़फ़र अली खान की बात कर लें। सो नॉर्मली पाकिस्तान इस खित्ते के मुसलमानों की लीडरशिप जो थी वो मजहबी रहनुमाओं के पास थी। और मजहबी रहनुमाओं का या पीरों की अगर देखें तो ये नॉर्मली किसी की लीडरशिप इतनी जल्दी नहीं मानते, मतलब जब तक बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उसके बारे में ना हो जाए शरा सदर के ये आप कह लें कि बड़ा आदमी है, ट्रांसपेरेंट है, साफ़ है। और फिर जो मुआशरे में 90% लोग देहातों में रहते थे उस वक्त, मोर दैन 90%, और ज़्यादातर अनपढ़ थे। सो इतनी इलिटरेट आबादी में, देहातों में रहने वाली आबादी, और फिर जितना भी इन्फ्लुएंस था मज़हब का, उसके होते हुए एक फ़ॉरेन क्वालिफाइड आदमी का आना, एक मगरबी तहजीब का बज़ाहिर नुमाइंदा जो लगता था, उसने इतना ज़्यादा ट्रस्ट विन किया कि उसे देहातों से भी और शहरों से भी, मजहबी भी और गैर मजहबी भी, सारे वोट मिले। और उस वक्त की मजहबी जमातें अगर देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से शुरू करें, और यहाँ पे जमीयत उलमा हिंद की बात कर लें और जमात इस्लामी की बात कर लें, तो इनकी सपोर्ट भी हासिल नहीं थी। सो मैं समझता हूँ कायदे आज़म बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी थे कि जिन्होंने इतनी थोड़ी देर में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस विन किया हर तबके का, कि जिनको उनकी ज़ुबान समझ नहीं आती थी वो भी सर हिलाते थे, जहाँ जाते थे पहुँच जाते थे। और आज 143 साल गुजरने के बाद, ये 73 ईयर गुजरने के बाद, आज भी कहीं मुतनाज़े नाम नहीं है उनका। उनके नाम के साथ कहीं कोई आलाइश, कहीं कोई दाग, कहीं कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है, कहीं उनकी किरदार की जोल नज़र नहीं आती कहीं भी। और पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग आज, और यहाँ पे जिसका जिधर मुँह उठता है बात कर देता है, बड़ा फ्री फॉल मुआशरा है। इस मुआशरे में आज भी अगर 22 करोड़ लोगों में से कायदे आज़म को सारे मानते हैं तो इसका मतलब है, और बांग्लादेश की अगर बात करें, बंगाल की बात करें, वहाँ भी बंगालीस हिंदुस्तानी क्यों नहीं मानते हैं? और फिर उन लीडर कौन थे, अपोजिट कौन थे? गांधी जैसा एक आदमी जो पूरी दुनिया में जिसका माना जाता था। फिर आप करें नेहरू, दुराब पटेल की बात करें, दूसरों की बात करें। सो उन बड़े कद्दावर लीडरों के मुकाबले में जब, और फिर हिंदुस्तान नहीं चाह रहा था, मतलब लॉर्ड माउंटबेटन नहीं चाह रहा था, फिर और बहुत सारे लोग थे जो रुकावटें थी। इतनी बड़ी रुकावटों को अबूर करना और हमें बिल्कुल मौजज़े से काम नहीं था, और कि बहुत बड़ी ये मौजज़ा करके दिखाया। और नो डाउट, जैसे चीमा साहब आपने जो खुसूसियात बताई हैं, नो डाउट वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उन मुश्किलात के बावजूद भी पाकिस्तान हासिल हो गया। अब काइट डे को कैसे मनाया जाए और पाकिस्तान को कैसे तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, बात होगी इस पर आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। काइट डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। खोसा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ।
आखिर कायदे आजम के दिन से मंसूब है 25 तारीख 25 दिसंबर उनके योम पैदाइश से मंसूब है। कायद डे किस तरीके से मनाया जाए? सिर्फ तकरीबात हो जाना काफ़ी है कायदे आजम को याद करने के लिए, या उनकी इज्जत के लिए इतना बहुत है कि हर नोट पर उनकी तस्वीर छपी है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये लफ्ज़ी जमा खर्च से काम बनेगा। देखिए, कायद सही माने में इकबाल का वो शाहीन से, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां मकां और भी हैं। तो ये जो एक तसव्वुर था कि इंसान को अल्लाह ताला ने जिस अज़मतों का शाहकार बनाया है वही अज़मतें जो हैं उसके अंदर आश्कार होना चाहिए, और वो उसका मुजस्सम उन्होंने सबूत दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने कायद को सही ट्रिब्यूट पेश करना है तो हमें ये जो नौजवान नस्ल है जो बहुत हमारा इस वक्त गुजरने के साथ धुंधलाता जा रहा है, कायद का जो एक सही चेहरा है, सही उनकी अचीवमेंट है, सही उनकी एक पर्सनालिटी है, मैं समझता हूँ उनको आश्कार करना ज़रूरी है। देखिए, अगर 11 अगस्त की आप तो फिर हम क्यों इतने पीछे रह गए खोसा साहब? मेरे ख्याल में देखिए, हमने आई डोंट नो वेदर इट्स अ स्टेट पॉलिसी या क्या है, हमने अपना जो है बरसे को भुलाना शुरू कर दिया है। अभी मैं दोनों मेरे माशाल्लाह बहुत मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम है, ये अब कह रहे थे कि मगरिब की हमने वो जो है मॉडरेशन को अपनाया, कुछ ये है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस्लाम ने तो 1400 साल पहले अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा ही सुन लीजिएगा तो उन्होंने वो न सिर्फ तफ़ावतें मिटा दी, बल्कि उन्होंने एक ऐसी जमहूरी, एक ऐसी सोच और एक ऐसी बुर्दबारी और एक ऐसा बर्दाश्त और एक ऐसी औरतों की जो है और माइनॉरिटीज़ की जो है उन्होंने जिस अंदाज से उनके हकूक़ को उजागर किया था, वो भी हमने जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर में सुने। इआदा हो रहा है उस चीज़ का। तो हमें मगरिब या किसी और की तकलीद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो अपना इस्लाम जो है इतना ज़्यादा मॉडर्न है, इतना ज़्यादा मॉडर्न है और इतना ज़्यादा सोशलिस्टिक इसमें जो है मुआशरे की तश्कील है, इसमें तो गुर्बत और उमारत की तफावत को ख़त्म करना है। दजले के किनारे पर कुत्ता भी भूखा आपको हो तो आप पर वाजिब नहीं है कि आप खाने खाएं, और हमसाया आपका भूखा हो तब भी आप नहीं कर सकते। तो साहब, आप खुद एक सियासी जमात से वाबस्ता है, गवर्नर पंजाब भी आप रह चुके हैं और आप अवाम के जो है वो लीडर भी हैं, अवाम को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन सियासी जमातें क्या वो रोल अदा कर पा रही हैं इस मुआशरे में? अब कोई सियासी जमात की साइड लिए बगैर प्लीज मुझे बताइएगा कि अगर आज हम कायद को याद कर रहे हैं तो दिल से बताइएगा कि क्या आज वो सियासी जमातें क्या हकीकी मायनों में कायदे आजम के विजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं अर्ज करूं कि मैं लीडर कोई नहीं हूं, मैं तो एक खादिम और अदना खाकसार पाकिस्तानी हूं जो पाकिस्तान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी जो है बहाएगा और अपने वतन अजीज के लिए, अपने मजहब के लिए, इस्लाम के लिए हमारा आखिरी खून का कतरा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए हम तो अपने जान तो क्या अपनी औलादें भी कुर्बान करने वाले हैं। इसलिए लीडर तो देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टेट्समैन थे, सियासतदान नहीं थे। स्टेट्समैन वो होता है जो तकलीद न करे बल्कि अपने नजरिए को जो वो जायज समझता है उसके इर्द लेकर आए अवाम को, ना कि अवाम के पीछे भगदड़ मच जाए। क्योंकि अवाम तो जिस तरह अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि उसमें तो फिर हम मुल्ला के नीचे लगे तो 100 साल हमने जो है टाइपिंग से एतराज़ किया, हमने तस्वीरें कहा ये हराम है, हमने जाने क्या क्या, गोली को ना हाथ लगाओ, सुअर का पता नहीं हमने क्या क्या तौबा हम हाथ के ताबे करके हमने अपनी तरक्की को मुक़य्यद कर दिया। हमने अपनी सोचों पर जंग लगा दिए कि ये नहीं सोचना है। एक ज़माने में जब हम हर चीज़ में जो है हम यानी आला और अरफा मुकामात थे, चाहे तिब देख ले, अलजबरा देख ले, ज्योमेट्री देख ले, फल्कियात देख ले, मुसलमान अरूज पर थे,
क्यों आज हम भिखारी बनते और आज हम हर चीज को यही पीछे कशकोल लेकर रह बाहर गए जाते हैं। हैं कि हमें पैसे दे जी, हमने किस्त उतारनी है। मैं रसूल बख्श रईस साहब आपकी तरफ आती हूँ, खुस्रो साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कि लीडर, एक लीडरशिप क्वालिटीज हमारी सियासी जमातों में कोई नजर नहीं आता। कोई रोटी कपड़ा मकान कहता है, कोई कहता है वोट को इज्जत दो, लेकिन कायदे आजम वो लीडर थे जब इंग्लिश में भी तकरीर करते थे तो अनपढ़ या गाँव में बैठा हुआ भी कहता था जो ये कह रहा है वो ठीक है। आज हमें वो कोई ऐसा क्यों नजर नहीं आता कि जो ये कह रहा है वो ठीक है? देखिए, बात दिल में उसकी असर करती है जिसमें दयानत और सदाकत हो। कि अगर ये मालूम हो कि इंसान के 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कई रुख हैं, कि लोगों के सामने कुछ और जब लोगों से और ओझल होते हैं तो फिर कोई और जिंदगी, जब तजादात का शिकार कोई इंसान हो, मैं किसी सियासतदान की सिर्फ बात नहीं कर रहा, कोई इंसान, सियासतदान के लिए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका अखलाकी मेयार हमसे बुलंद होना चाहिए, अवाम से बुलंद होना चाहिए, कि उसने एक मनसब है उसके पास हमें रास्ता दिखाने का। अगर वो रास्ता दिखाने वाला जो हमारा राहबर है, जिसने हमें आगे ले जाना है, ना उसको मंजिल का पता है, ना वो सिमत मुतय्यन कर सकता है, ना उसमें सदाकत है कि काफिले को डाकू तो पड़ते ही रहते हैं जो बाहर के दुश्मन होते हैं, लेकिन अगर काफिले को वो जो राहबर हैं वही लूटना शुरू कर दें तो फिर वही होगा जो पाकिस्तान में हुआ हो रहा है। बिल्कुल तो वही हुआ है। असल मामला यही है कि वो लोग जिनको इक़्तिदार मिला, किसी इदारे से है, किसी सिमत से है, ऊपर से है, नीचे से है, दाएं है, बाएं है, किसी सियासी जमात से है, जिनको इक़्तिदार मिला वो इतना खुद गर्ज, लालची और हारिस थे कि हिर्स के मारे हुए कि उन्होंने ना कानून का ख्याल किया, ना आइन का, ना अवाम का। इन तीनों के नाम पे, कानून, अवाम और आइन के नाम पे वो सियासत चमकाते रहे, और अब भी सियासत चमक रही है और इस तरह चमकती रहेगी कि अगर लोगों में 70 साल के बाद अगर श्रीलंका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान अपने अवाम को, औरतों को, मर्द को तालीम का बंदोबस्त उनके लिए कर सकता है, तालीम दे सकता है, तो पाकिस्तान को क्या होगा? आबादी को देखो किस तरह से फैली। किसी ने ख्याल किया कि 35 मिलियन से आज 3.5 करोड़ से अब आप 20 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं? तो ये कोई जिम्मेदार तो है जिन हमारे पास तो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये जिन लोगों के पास इक़्तिदार था वो रियासत, हुकूमत, अवाम, आइन, कानून किसी चीज से मुखलिस नहीं थे, और कोई अगर वो एहतसाब कर सकता था, इदारे कर सकते थे, अवाम जिसने आवाज उठाई कहां से उसका गला घोंट, कोई हमारे साथ लॉयल नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। रसूल बख्श रईस साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की है। एक पुराने पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, ग़िज़ाई किल्लत की बात करते थे इमरान खान साहब, सेहत की बात करते थे, तालीम की बात करते थे, नए पाकिस्तान के विजन के साथ आप लोग आए थे। एक कायद ने हमें पाकिस्तान दिया, दूसरा नए पाकिस्तान का विजन लेके खान साहब आए थे। हम ग़िज़ाई किल्लत में भी खुराक भी नहीं दे पाए अपने लोगों को, सेहत भी नहीं दे पाए, तालीम भी नहीं दे, जिसकी तरफ फोकस था हमारा। फिर क्या रहा ये नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान में फ़र्क? देखिए, हम थे नहीं, हम हैं, और हम 5 साल बाद हिसाब दे के जाएंगे कि हमने क्या इम्प्रूव किया है। मैं कह रहा हूँ कि हम कायद के पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ समाजी और मुआशी इंसाफ ला के देंगे। ये जिम्मेदारी है हमारी, इसके बगैर ये नहीं चल सकता 22 करोड़ का मुल्क। पहले जब नहीं था समाजी और मुआशी इंसाफ, दो आप कह लें सूबों में फ़र्क था, तो नहीं सर्वाइव कर सका वो। अब अगर 60% लोग, 61% लोग $2 पर डे से कम इनकम है, तो इस तरह के मुल्क नहीं चलते। इम्प्रूव, और यहाँ पे आज भी अगर 50% के लगभग लिटरेसी रेट है, जब नाम लिख सकते हैं, तो इस तरह के मुल्क नहीं चला करते। इस मुल्क में तरक्की होना है, अदरवाइज आपके दाएं बाएं हर तरफ तरक्की हो रही है, आप ना करेंगे तो ऐसा हिता जो है ये सर्वाइव नहीं करता। दूसरी बात जो आज मैं थोड़ी ज़रूर करना चाहूँगा कि पिछले सालों में, अगर पिछले 10-15 साल में देखें, 20 साल में, तो कुछ ऐसे दानिशवर ऐसे आए कि जिन्होंने एक फिक्री मुगालता क्रिएट किया कि शायद हमें आज़ादी चाहिए भी थी या नहीं चाहिए थी, शायद हम डिज़र्व नहीं करते थे, हमें लेना नहीं चाहिए था, एक हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क का हिस्सा रहते तो शायद हम तरक्की करते। आज उन लोगों की आंखों की पट्टी खोलने के लिए मोदी ने जो कुछ किया, 22-23 करोड़ लोग जितने डर के ज़िंदगी गुजार रहे हैं हिंदुस्तान में,
गुलामी की ज़िंदगी इतनी बदतर कि यहाँ के सो कॉल्ड दानिश्वर के ये लेफ्टिस्ट का आज हमें शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें कायद की जो बसीरत थी, कायद का जो विजन था, लामा का जो विजन था, उस पे ऐसी बसीरत वाला कोई और क्यों नहीं नजर आता चीमा साहब? मैं समझता हूँ हैं, क्यों नहीं है। शायद लोगों ने यहाँ पे सियासत को ऐसा गंदा कर दिया कि सियासत के खेल में ज़्यादा नेक लोग और पढ़े लिखे लोग नहीं आए। आज अगर देखें तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले का लाहौर देखें तो यहाँ के सियासतदान पहले डॉक्टर ज़्यादा थे, इंजीनियर ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर ज़्यादा थे, प्रोफेशनल डिग्री वाले लोग ज़्यादा थे, वकील ज़्यादा थे। आज आपको प्रॉपर्टी डीलर ज़्यादा नज़र आते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक डिटेरियोरेशन है सोसाइटी में, जिसने रिवर्स होना है और इसे रिवर्स होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि ये लाहौर जो बागों का और कॉलेजों का शहर है, उसकी नुमाइंदगी जो है सारी चली जाए। आप कह लें कि प्रोफेशनल्स की बजाय, प्रोफेसरों की बजाय, वकीलों की बजाय, एग्रीकल्चर्स की बजाय चली जाए। आपके पहले कह लें कि वो टाउन प्लानर के पास चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा इस मुल्क हम दोबारा उस तरफ जा रहे हैं, कि जो कायद का विजन था इस मुल्क ने इम्प्रूव करना है। जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं कायद आज़म के विजन के साथ, ये जो सियासी जमातें हैं ये कहाँ खड़ी हैं और अकलियतों के हवाले से कायद का क्या पैगाम था, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन। कायद आज़म का अकलियतों के हवाले से क्या पैगाम था? खोसा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक तो ये बताएगा कि अकलियतों के हवाले से हमारे कायद क्या कहते थे और आज क्या हम अकलियतों को वो हुकूक दे रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं इस टाइम। देखें, पहले मैं आपका अकलियतों का जवाब देता हूँ, फिर मैं आपके दूसरे सवाल। देखें, 11 अगस्त 1947 की कायद की तकरीर सुन लीजिएगा जी। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि हम ऐसे पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं जिसमें कोई मजहब की बुनियाद पर किसी से कोई तमीज़ तशखीस नहीं होगी, कोई मुसलमान नहीं होगा, कोई हिंदू नहीं होगा, कोई ईसाई नहीं होगा, कोई ऐसा मजहब, यानी हर एक के साथ बराबरी का सलूक होगा। और ऐसा पाकिस्तान बनाने जाने जिसमें अक़लियतों को मुकम्मल उनको मज़हब के मुताबिक आज़ादी होगी और उनके साथ कोई ऐसी नारवा काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि यही इस्लाम जो है इसी चीज़ का मुतकाज़ी है और इस्लाम बिल्कुल किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहिए। और हमें शुक्र अदा करना चाहिए हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो कायद आज़म का शुक्रिया। जी हाँ, आप देख लें, वो हिंदुत्व में चले गए हैं जो अपने आप को सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान सेक्युलर इंडिया है। उसका असर देख लें, सारी दुनिया देख रही है। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनकी अपनी जो है दलित कौम जो है, उनके अपने हिंदू जो कमतर समझे जाते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, और बाकी दीगर उनके जो है अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है। जितना हशर किया जा रहा है, उनको तकरीबन उनका जेनोसाइड किया जा रहा है और उसको आबादियों को जो है कन्वर्ट किया जा रहा है कि वो हिंदू आबादी की जो है अक्सरियत। बिल्कुल ऐसा ही है और हमें शुक्र अदा करना चाहिए। कायद को सलाम है। दूसरा आप देखें जरा, सियासी जमातें सर, दूसरा जरा देखें दूसरी बात आपने की है। मुझे ये बताएं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक बिल्कुल जमहूरी सोच के दाई थे और कायल थे, वो थे, और इज्तिमाई सोच के जो है वो जो है बिल्कुल कायल थे। और वो जमहूरी कदरें जिसके लिए कायद आज़म ने 2 चीज़ों पर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया था, एक फिजिकल आज़ादी थी और दूसरा मुआशी खुशहाली मकसूद थी। देखें, हमने फिजिकल आज़ादी ली, लेकिन जब आइन की बारी आई तो 48 में कायद आज़म हमसे जो है जुदा हो गए और 1952 में लियाकत अली खान को गोली मार दी गई। उसके बाद मुझे बताएं कि कौन सी जो है जमहूरियत रही। उसके बाद सिविल ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में आ गई, दोबारा हम गुलामी में चले गए, फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आ गई और फिर जो है आप देखें कि एक शख्स उठता है, 22 खानदानों में पाकिस्तान चला जाता है और फिर जो है बीडी मेंबर्स के जरिए हमारी जमहूरियत को हाँक कर जो है फातिमा जिन्ना को हरा दिया जाता है और सेल्फ स्टाइल्ड खुद साख्ता फील्ड मार्शल एक साहब बन जाते हैं, जो पाकिस्तान के जो है वो ठेकेदार बन जाते हैं, जो वफादार थे ताज बरतानिया के आखिरी वक्त तक, जिनका कोई ताल्लुक नहीं था पाकिस्तान के बनने में या तहरीक पाकिस्तान में। वो लोग पाकिस्तान पर आ गए तो पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली थी, 2 हमने जो है आप देखें कुव्वतों से, साम्राज्यी कुव्वतों से
تاج برطانیہ کی عظیم ترین جو اس وقت طاقت تھی اس کو ہم نے قائد اعظم نے جو ہے زیر نگیں کیا، اور ہندو سامراج کی جو ہے اس کی یلغار کو بھی انہوں نے بے آواز کر کے پاکستان بنایا۔ ہمیں ذہنی طور پہ بھی اب آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں رسول بخش رئی صاحب آپ کی طرف، جی سر پلیز کمپلیٹ کیجیے گا۔ نہیں ذرا دیکھیں تھوڑا سا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھر آ کر وہیں سے تانے بانے چنے، اور پھر وہی جو روٹی کپڑا مکان آپ نے کہہ تو دیا، دیکھیے روٹی کپڑا مکان اور طاقت کا سرچشمہ عوام، طاقت کا سرچشمہ عوام یہی قائد اعظم نے کیا تھا، اور روٹی کپڑا معاشی جو ہے یعنی خوشحالی کے لیے قائد کا یہی ویژن تھا۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو اسی ویژن کو باہر لے کر آئے، اور 73 کا آئین آپ دیکھیں عظیم تر ایک آئین ہے جو ہمارا یہ بلیسنگ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج تک ہم نے اس پر عمل نہیں ہونے دیا۔ ضیاء الحق نے ان کو پھانسی دے دی اور اس کے بعد جو ہے بالکل اس کو نہیں ہونے دیا۔ آج ہمیں جمہوریت نہیں میسر ہے۔ آپ کی طرف ہی لے کر آتی ہوں، جیسے انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا سیاسی جماعتیں کرے کہ یہ دوبارہ سے ہم قائد کا پاکستان حاصل کر سکیں؟ دیکھیں، ساری دنیا میں سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں اور عوام میں اعتماد کمزور ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاست میں کردار ہیں پچھلے 30-40 سال میں صرف پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی وہ ایسے کردار ہیں کہ اگر انصاف اور قانون اور عدالتیں اور سب کچھ سامنے ہو تو ان سب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے، تو وہ اعتماد نہیں ہے۔ وہ جب بات بھی کرتے ہیں لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر انہوں نے اپنی سیاسی دکان کو چمکانے کے لیے اور اس کو کھلا رکھنے کے لیے اور اس کو اپنی سیاسی تجارت کو وسعت دینے کے لیے انہوں نے ملک میں تقسیم کی ہوئی ہے کہ ہر قسم کی تقسیم ہے، اور تقسیم چاہیے۔ جو آج آپ کو ایک پولرائزیشن حکومت اور حزب اختلاف کی لگ رہی ہے، ماضی میں کیا ہوا ہے؟ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ یہ تو ایوب خان کی حکومت بلکہ اس سے پہلے لے کے آج تک ہوتا رہا ہے، تو عوام تو اس میں کہیں آتے نہیں۔ پاکستان کی جو عوام کا نام تو سب لیتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست خصوصی طور پر یہ قبائلیت کا شکار ہے۔ یہاں پہ میں یا آپ، لطیف خدا صاحب بڑے محترم ہیں، لیکن اگر وہ بھی کہیں پہ الیکشن لڑنا چاہیں تو شاید ان کے لیے بھی مشکلات ہو، اتنا قابل ہونے کے باوجود۔ جاگیرانہ نظام ہے، بڑا جاگیردارہ نظام ہے، اس میں قبائلیت ہے۔ اس کے لیے جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے گنجائش کم چھوڑی ہے، اور سیاسی جماعتوں کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ پنپنے کا موقع دیا گیا ہے۔ خوسا صاحب نے درست کہا کہ جب جمہوریت کے لیے ہم نے ایک راستہ ہموار کر دیا، آئین بن کیا، اور انتخابات ہونے کو ہیں، اور معاملات سیاست دانوں نے بالکل سلجھا لیے تھے، تو آپ ایک فیلڈ مارشل صاحب آتے ہیں اور ملک کے اندر یہ آئین نہیں، میں اور آئین دیتا ہوں آپ کو، پھر ایک اور آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں دونوں آئین نہیں، دستور ساز اسمبلی پھر پر آتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کا ایک مسکا خیز 1957 میں آئین بنا، پھر 1962 میں بنا، 1973 میں فائنلی جا کے ہمیں آئین ملا۔ اس سے پہلے تک تو ہم کوئی ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت پاکستان چل ہی نہیں تھا۔ میں چیمہ صاحب کانسٹیٹیوشن کے تحت چل رہا ہے، مجھے کنکلوڈ کرنے دیں۔ جی پلیز جلدی۔ کانسٹیٹیوشن تھا، لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری روایات پیدا نہیں ہو سکی، اور اگر ہو سکتی تو پیدا کرنے نہیں دی گئی۔ تو اس وجہ سے جو عوام کے ساتھ رشتہ ہے وہ سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں کن کو ٹکٹ دیتی ہیں؟ جو الیکٹیبل ہیں، جی ان کو دیں۔ وہ کیوں الیکٹیبل ہیں؟ کسی قبیلے کا سردار ہے، کوئی کسی مزار کا مجاور ہے، اور کوئی کسی ذات برادری کا بڑا ہے، ان کو دیتے ہیں کہ جی لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ لوگ جمہوریت اس وقت آتی ہے، عوام اس وقت بیدار ہوتے ہیں، یا عوامیت اور شہریت اس وقت آتی ہے کہ جب لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستہ نہیں، شعور آتا ہے جب شعور۔ خوسا صاحب آپ کا لاسٹ کمنٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ان تین چیزوں پر قائد اعظم کی بڑی مضبوطی سے سامنا چاہیے۔ کاش ہم متحد ہو جائیں، ہم ایک قوم بن جائیں۔
अगर हमारे अंदर ईमान आ जाए तो अल्लाह हम समझे, छोटे छोटे खुदाओं की परस्तिश करना बंद कर दें, इक़्तिदार का हो या दौलत का हो या कोई और हो, सिर्फ अल्लाह ही सब से मांगें और अल्लाह ही देगा। और इसी तरह अगर हम डिसिप्लिन में आ जाएं और ये जो है सारा एक दूसरे को गाली गलौज देना बंद कर दें और एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल मुत्तहिद हो जाएं, तो पाकिस्तान को हम अजीम तर कौम बना सकते हैं। मतलब कायदे आज़म के जो स्लोगन है उसी पर अमल करना होगा। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं चीमा साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है, लास्ट में आपका कमेंट जानना चाहूँगी। आप चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो लीड कर रही है, और क्या कहेंगे आप, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कायदे आज़म के जैसे पाकिस्तान को बनाने के लिए? देखिए, कमज़ोर और नालायक लीडरों ने हमेशा असबियत का सहारा लेते हैं। हमारे खित्ते में 3 एग्जाम्पल बड़ी, मतलब अर्दवान तैयब अर्दवान की एग्जाम्पल है, मनमोहन सिंह की एग्जाम्पल है और होजनताऊ की एग्जाम्पल है, कि जिन्होंने परफॉर्म करके पूरा मुआशरा ट्रांसफार्म किया। मैं समझता हूँ कि अब हम वो करने जा रहे हैं, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो करने जा रही है। लिहाजा बजाय ये कि आप इलाकाई तसब की बात कर लें, आप सिविल वर्सेस फौजी कर लें, किसी और पे इल्ज़ाम लगा दें, तो नालायक लीडरों का, नालायक लोगों का काम है असबियत का सहारा लें। अब इस मुल्क में असबियत का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नालायक है, जो कानून तोड़ता है, मतलब यहाँ पे शहरी का तसव्वुर आना चाहिए। यहाँ पे इस मुसलमान का, ईसाई का, किसी और का, पंजाबी का, सिंधी का, वो तसव्वुर नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोगों को शहरी के जो हकूक़ हैं, शहरी की जो सहूलतें हैं, एक शहरी को जो मुआशी और समाजी इंसाफ मिलता है, उसका जिक्र होना चाहिए। हम जिक्र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वो हुकूक देगी। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।